हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और हम अक्सर बात करते रहते हैं इंडिया के बारे में कि ये सुपर पावर बनेगा, ये सुपर पावर बनेगा, और जिसमें कि बहुत सारे नए नए न्यूज़ आते रहते हैं जो हमारे इस सपने को थोड़ा कभी बूस्ट भी कर देते हैं, लेकिन कभी थोड़ा सप्रेस भी कर देते हैं। डिफरेंट तरीके की अगर आप मैट्रिक्स देखोगे डेवलपमेंट की हमारी कंट्री की, तो कभी आपको लगेगा कि हाँ, और कभी आपको लगेगा कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। बट मेरी जितनी बार भी मैंने इस टॉपिक पे पहले ही बात की है, और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उस बारे में ये कि हमें शायद प्री मेच्योर सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। हमें एक गोल बना के उसकी तरफ शायद काम ज़्यादा करनी चाहिए, और जिसे कहते हैं बात कम करनी चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन है इस मामले में। जब बन जाएंगे तो किसी को हमें बोलना नहीं पड़ेगा, दुनिया ही हमें बताएगी। तो शायद मैं इसे ऐसे देखता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन आया था अभिजीत चावड़ा जी की एक वीडियो जो मैं देखने जाऊँगा अभी, उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये चीज़ वेस्ट अलाउ करेगा कि इंडिया राइज करके एक सुपर पावर बन जाए। जो कि काफ़ी वैलिड और अच्छा क्वेश्चन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं इस वीडियो के बाद शेयर करूँगा देखने के, कि पहले देखते हैं अभिजीत जी का क्या कहना है। China has become a powerful country to reckon with. Yes, all that. So, if one day India becomes an economic powerhouse like the US and China, is there a possibility of these Western countries plus the US treating India, treating us the same way they are treating China? Yes, this is a wonderful question, brilliant question. So, see, here's the thing about NATO and the US alliances. The objective of these alliances, of NATO or any other alliance the US has, the Five Eyes alliance or any other alliance, the objective is simple. It says a one-point agenda. फाइव आई अलायंस उन कंट्री का अलायंस है जो इंग्लिश स्पीकिंग 5 कंट्रीज हैं: न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और यूके। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए। To ensure that US, the United States, remains the primary superpower, the only hegemonic force in the world. It is to ensure the continuity of US supremacy and hegemony. That's all. That's a one-point agenda. It only serves the US in the long run. Yes, it does throw some crumbs at its allies, etc. पर ये तो किसी भी सुपर पावर का गोल होगा ना। देखो, हम एज एन इंडिविजुअल हम चाहते हैं कि हम चोटी पे पहुँचें, और जब हम चोटी पे पहुँच जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पुराने राजाओं को देखें, उनका जो राजा के कैंडिडेट होते थे बनने के लिए, उनको राजा बनना होता था, और राजा बनने के बाद अपनी जो राजा की पोजीशन है उसको कायम रखना होता था कंटिन्यूसली। जो उनके खिलाफ प्लॉट्स हो रहे हैं या कुछ भी उनको डिथ्रोन करने के लिए, या फिर जो दूसरे स्टेट्स हमला कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को सरकम नेविगेट करके या फिर इन सब चीज़ों के थ्रू पास हो के कंटिन्यूसली अपना शासन है उसको कंटिन्यू करना रखना होता था। तो ये तो आई मीन इनहेरेंट नेचर है, ह्यूमन नेचर, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर यूएसए अपनी हेजमनी कायम रखना चाहता है, कोई भी, हम इंडिया भी होता तो इंडिया भी यही करता। But even when it comes to the Five Eyes alliance, the five Anglo-Saxon nations, the United States, Canada, the UK, Australia, New Zealand, these are five nations with the same ethnic structure, the ethnic origin, and the geographical origin, the UK. Even in this alliance, which is supposedly the closest alliance at all, Five Eyes, even in this alliance, the US किसी दिन एंग्लो सैक्सन पे भी बात करेंगे। एक टर्म होती है वॉस्प, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ऑफ कोर्स, जो एंग्लो सैक्सन बैकग्राउंड से आ रहे हैं एथनिकली, और वाइट हैं, ऑफ कोर्स वो वाइट ही होंगे। और रिलीजन वाइज वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। इसको वास्प, इस शॉर्ट टर्म में इसके लिए एक क्या क्या वर्ड होता है जो शॉर्ट में बोलते हैं, एनीवेज। तो इस ग्रुप की एक हेजमनी है एज ए ग्रुप पूरी दुनिया में। हमें ऐसा लगता है कि वाइट लोग शायद बहुत ग्रो हो रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वाइटों में भी जो वाइट है वो ये ग्रुप है। तो इसके बारे में कोई बात करेंगे डिटेल में। treats every other country as a junior partner. In the 1990s or 2000s, I believe, the US sold some fighter aircraft to the Australians, and the Australians found that they could not use them to target anything except what the US wanted them to. So the code in
inside the computers of these fighter plane would not allow Australians to target certain targets. They would need to take permission from the Americans to do that. So basically, these fighter planes that were sold to the Australians were basically useless. ओके, ये चीज़ यूएस सबके साथ ही करता है. यूएस ने फॉर एग्जांपल थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने अटैक हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए थे टर्की से, जो टर्की बनाता है, बट उसका जो इंजन है वो यूएस देता है टर्की को. तो यूएस ने कह दिया था कि अगर आपने पाकिस्तान को ये भेजे तो हम आपको इंजन सप्लाई बंद कर देंगे. तो बेसिकली वो डील कैंसिल हो गई. देखो, कोई भी डिफेंस पार्टनर जब आपको डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इवन दो कि वो बेच रहा है, बट इस चीज़ को समझो कि डिफेंस एक मोनोपोली इंडस्ट्री है. वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लिमिटेड लोग ही आपको दे सकते हैं. तो वो अपना खुद का प्राइस सेट करेंगे जिसमें उनकी रिसर्च की कॉस्ट भी कवर हो, और अपनी खुद की टर्म्स भी सेट करेंगे. दीज थिंग्स कम्स विद स्ट्रिंग्स अटैच टू दैम. फ्री फॉल नहीं होता, फ्री सेल नहीं होता. और इस मामले में यूएस सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी टेक्नोलॉजी को लेके, और उसके दिए गए हथियारों का क्या यूज़ होगा इसको लेके. हो सकता है कुछ अच्छी कंट्री के केसेस में ये चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी साबित ना हो, लेकिन कुछ बुरी कंट्री, क्योंकि यूएस तो पाकिस्तान को भी फॉर एग्जांपल वेपन सेल करता है, टर्की को भी सेल करता है. तो अगर वो फुल फ्लेज छूट दे देंगे, फुल जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ वो दे देंगे, यूजेज लाइसेंस टू यूज़ फॉर वट एवर यू वांट, तो उनका गलत तरीके से भी यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास F-16 फाइटर जेट्स हैं, उसको पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट ऑफेंस में यूज़ नहीं कर सकता एज़ पर अमेरिकन टर्म्स. अगर अमेरिका फाइंड आउट करेगा तो वो उनको पीनलाइज कर सकता है डिफरेंट तरीके से. उनके कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होगी वो बेसिकली. तो ये अच्छी बात है. फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तो नेसेसरीली कोई बुरी चीज़ नहीं है. दूसरी चीज़, शायद इंडिया इसीलिए ये वजह होगी कि इंडिया ने कभी कोई फाइटर जेट खरीदा नहीं है. अभी देख रहे हैं रिसेंटली जो आई गेस नियर फ्यूचर में जो परचेजेस होंगे उसके लिए. लेकिन नेसेसरीली अगर हम नहीं खरीद रहे, तो अगर हमारे से जो अगेंस्ट है कंट्रीज़ वो खरीद रही हैं और स्ट्रिंग अटैच या कॉन्ट्रैक्ट के साथ खरीद रही हैं, तो आई मीन इट्स गुड फॉर अस. So that's how they treat even their closest allies. And then the Australians had to re-engineer the entire computer code in order to make the planes work and be actual owners of the plane, of these aircraft, these F-16s, I think, or F-18s, I'm not sure, one of those two. So the United States will not ever tolerate any country trying to rise to its level. And the strange thing is that the rise of China is all thanks to the US. It's an enormous strategic blunder on the part of Richard Nixon and Henry Kissinger. So they thought they could prop China up against the USSR. In another episode, I had spoken about the fact that China and the USSR nearly went to war. The Soviets had actually considered very seriously nuking the Chinese. It was Kissinger, it was Nixon who intervened and threatened the Russians with a reprisal if they were to nuke China, and that's how they saved China. And then they had this diplomacy with the Chinese, and they agreed to support China's industry. डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले तक यूएसए और चाइना बहुत ज़बरदस्त क्लोज कंट्री है, ठीक है. उस वक्त तक चाइना ने इतना ज़बरदस्त मिल्क किया है ना यूएस को. अगर आप इसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल हैं कि कैसे दे आर सकिंग लाइफ आउट ऑफ द अमेरिकन्स. चाइनीज़ लोग हर तरीके से उन्होंने लूटा है उन्हें, और लूटा में ट्रेड में नहीं कह रहा, मतलब चोरी की है उनकी टेक्नोलॉजी, लिटरली कॉपीज़ बना के, तो जो कि उनका बेस्ट काम है. डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद से, और क्योंकि वो अपने आने से पहले से ही, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, उन चीज़ों को देख रहा था और अवेयरनेस फैला रहा था. बहुत चीज़ें बुरी होंगी उसमें, बट जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली एड्रेस करने के लायक है. तो उसने ये एक्चुअली इनिशिएटिव लिया है ये वाला. और आज भी अपवर्ड्स ऑफ $500 बिलियन ट्रेड है उन दोनों के बीच में. दुनिया का सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनरशिप यूएस और चाइना की है, फॉर एग्जांपल इवन टुडे, एंड इट्स समथिंग अबाउट $500 बिलियन. इमेजिन करो. इंडिया का बहुत रिसेंटली तक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना था. शायद अभी भी हो, मुझे लेटेस्ट डेटा नहीं है मुझे पता, लेकिन बहुत रिसेंटली तक इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, अराउंड $90 बिलियन की ट्रेड थी इंडिया की चाइना के साथ. Realization process.
in the hope they naively believe that if China were to become stronger, more industrialized, and more prosperous, then it would naturally become a democracy. How naive and foolish that sounds today. But it is the American. अच्छा, अमेरिकन जो भी फॉरेन पॉलिसी होती है ना, वो हर बार एक ब्लंडर ही बन के क्यों सामने आती है एंड रिजल्ट में, ये समझ में नहीं आता. फॉर एग्जांपल, ये चाइना वाला जो ये बता रहे हैं, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो भी उन्होंने किया है, जो फोकल पॉइंट था, उसको छोड़ के उन्होंने वहाँ 20 साल ख़राब किया और आके अब बाहर निकल रहे हैं. लाउड गाय. Americans that have basically helped China rise to where it is today. China would Totally. never have risen to where it is today if it were not for American support throughout the decades since the 1970s, since the late 1960s and early 1970s. अच्छा, अमेरिका के बारे में एक चीज़ और यहाँ पे क्या नहीं होगी, शायद ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं है उनका, उनका स्टेट ही कुछ इस तरीके से फंक्शन करता है. मेरे जस्ट आई दिमाग में, तो मैंने सोचा शेयर कर देता हूँ. अमेरिका एक टोटली कैपिटलिस्ट कंट्री है, ये बात समझनी होगी. वहाँ पे वो लोगों की फॉरेन पॉलिसी और इवन इंटरनल पॉलिसीज़ भी डिक्टेट होती हैं इस बात से कि जो वहाँ के मल्टीनेशनल जायंट्स हैं उनका प्रॉफिट किस में है. फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, ऑयल जायंट्स, जो रेयर अर्थ में बिजनेस करते हैं, ये जितने बड़े बड़े टेक इंडस्ट्री, उनकी कंट्री जितनी पॉलिसी बनाती है एक्सटर्नल और इंटरनल, वो इन बड़े बड़े जायंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बेनिफिट से डिक्टेट होता है. तो जब उन्हें लगा कि चाइना से बिजनेस करना हमारी कॉरपोरेशंस के लिए अच्छा होगा, तो उन्होंने किया. इनफैक्ट उन कॉरपोरेशंस ने गवर्नमेंट को ड्राइव किया वो करने के लिए. इसको समझने के लिए अगर आप इसको किसी शो के माध्यम से समझना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छा शो है हाउस ऑफ कार्ड्स, केविन स्पेसी का, नेटफ्लिक्स पे. मैं तो केविन स्पेसी का शो ही कहूँगा उसको, चाहे ये पीसी हो या ना हो, फक दैट. वो शो ज़रूर देखो. हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब ओरिजिनली तो एक ब्रिटिश शो पे बेस्ड है, जो ब्रिटिश शो भी एक बुक पे बेस्ड था. ओरिजिनली ब्रिटिश बंदे ने बुक लिखी थी, बट वो शो आपको इनर वर्किंग्स के बारे में बहुत अच्छे से एक आइडिया दे देता है, जो यूएस कांग्रेस की इनर वर्किंग्स है, या यूएस गवर्नमेंट अंदर से किस तरह से काम करती है. हालांकि थोड़ा सा एग्जैजरेशंस, लाइक एम्बेलिशमेंट्स, शो को एक्साइटिंग बनाने के लिए चीज़ें ऐड की हुई हैं, वो आप डिसाइफर करना खुद ही सीखो तो बेहतर है. So today America has woken up to the fact that China is potentially an existential threat for them, and therefore they are doing everything they can to some extent, to to slow the Chinese rise down. If India were to try and rise to that level, it would invite similar, if not harsher, reactions from the United States and from the entire Western world, which is essentially, well, it is essentially run and managed by the United States. So yes, they would treat us not the way they are treating China, they would treat us worse than we treat China, because India is not a strong military power or strong economic power comparable to China. India's economy is much smaller than China's economy. India doesn't have the economic networks and all the alliances and all the dependencies of other countries the way China has. China has been systematically building this up since the 1980s. So even when China was a small, impoverished economy, it was still thinking like a global power. It was planning to be a global power. अच्छा, इसके बारे में, चाइना के बारे में इस चीज़ में ये कहा जाता है कि चाइना जो अपनी प्लानिंग करता है, वो बेसिकली सेंचुरीज़ पे बेस्ड होती हैं, कि हमने इस सेंचुरी, हालांकि उनको बने हुए भी सेंचुरी नहीं हुई है, आई गेस सेंचुरी हो गई है उनकी पार्टी को बने हुए, बट उनकी पार्टी की पावर एस्टैब्लिश हुए हुए अभी सेंचुरी नहीं हुई है. 2049 में उसकी भी सेंचुरी हो जाएगी. हालांकि कुछ दिन पहले जुलाई तो चल रहा है, उन्होंने अपनी CCP की 100 ईयर पूरे होने का सेलिब्रेशन किया था इसी महीने में. तो अगर वो लोग सोचते हैं 100 साल के हिसाब से, प्रोजेक्शंस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल जब उन्होंने हांगकांग के लीज़ वाली डील की थी, तो उन्होंने कहा था कि 50 साल निकल जाएंगे, फिर हांगकांग हमारे पास ही आ जाएगा, समथिंग अलोंग द लाइन. और दूसरी चीज़ ये है कि USA, खैर ये मैं बाद में बोलूँगा, पहले इनको अपनी बात ख़त्म करने दो.
ये थोड़ी ऑर्डरली फैशन में बताई जाए तो शायद बेहतर समझ आएगी. step by step by step. So that is what India lacks. But if India were to aspire to do that, and if India were to take steps to do that, it would invite similar responses from the US and from the West. And you see this all the time. India is slowly rising as an economy and in some other ways, and you can see the hostile reaction of the Western media towards India. It's like hostile across the board. They try and focus on only the negatives. They try and portray India in an extremely negative manner. So you see that all the time anyway. So if India were to really start rising, then God forbid, the reactions will be much harsher. China has become. ओके, जो लास्ट बात इन्होंने की कि जो वेस्टर्न मीडिया है उसका जो रिएक्शन है इंडिया के प्रति, जो उनका जो नज़रिया होता है दुनिया को दिखाने का, वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमारी तरह वेस्ट में भी मीडिया के दो ग्रुप्स हैं. एक लेट्स कॉल इट लाइक राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, जो वहाँ का लेफ्ट ग्रुप है वो मॉडर्न टाइम्स में मैं मतलब जब से स्पेशली 2014 से, क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट है उसको एक हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का टैग लगा हुआ है वेस्ट में. ठीक है, अब जो वहाँ का लेफ्ट मीडिया है, स्पेशली जैसे CNN हो गया है, इस तरीके न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं वो डाउनग्रेड करना चाहते हैं, डेनिग्रेड करना चाहते हैं गवर्नमेंट को. ठीक है, अब क्योंकि ये उनके जो वर्ल्ड व्यू है उससे मैच नहीं खाता, उस चक्कर में वो कंट्री को भी मलाइन करते हैं. ठीक है, दूसरी अब एक चीज़ तो पहली चीज़ ये है, करंट टाइम्स में ये चीज़ काम कर रही है और फॉक्स न्यूज़ भी करता होगा. आई मीन वहाँ का जो राइट मीडिया है वो भी करता होगा, क्योंकि हो सकता है कि उनको जब वहाँ की गवर्नमेंट बोलती होगी, थोड़ा सा इशारा करती होगी, तो वो भी कुछ करते होंगे इस तरीके की चीज़. अब दूसरी चीज़ समझने वाली ये है कि ये तो हो गया मॉडर्न टाइम्स का. ठीक है, अब मीडिया जो होते हैं स्पेशली वेस्ट में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक बिज़नेस है, वो चलता है रेटिंग्स के बेस पे. अगर आपको इंडिया के बारे में कोई न्यूज़ दिखानी है तो अगर आप गरीबी दिखाओगे वो सेल होती है. नेगेटिव न्यूज़ सेल करना, वो भी इंडिया की भी बात छोड़ो, इन जनरल नेगेटिव न्यूज़ सेल करना ज़्यादा ईजी होता है. यू गेट मोर आइज एंड क्लिक्स व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग नेगेटिव. इसीलिए कहते हैं कि मीडिया जो है बेसिकली डर का बिजनेस करता है. ऑफ कोर्स न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, बट बेसिकली अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए डर, नेगेटिविटी, इस चीज़ का बिजनेस करते हैं वो लोग. तो ये भी बात समझने वाली है. ये डायरेक्टली इस चीज़ का इंडिकेटर नहीं हो सकता कि वो हमारी ग्रोथ से जलस होके या डर के हमें ज़बरदस्ती नीचे दिखा रहे हैं. तो उसके पीछे की चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो ये तो हुई इस बात का जवाब नहीं मतलब क्लैरिफिकेशन. अब बात करते हैं क्वेश्चन की, जो ओरिजिनली जो मैंने कहा था कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, और जो मैं बीच में बोलने लगा था बट मैंने कंट्रोल कर लिया. देखो, सबसे पहले इकोनॉमी का साइज़ डिस्कस कर लेते हैं. हमारा यूएसए की इकोनॉमी का साइज़ ऑलमोस्ट 21 to 23 ट्रिलियन डॉलर. आई डोंट नो कोविड की वजह से क्या डैमेज हुआ होगा, बट समवेयर अराउंड 21 to 23 ट्रिलियन डॉलर का साइज़ है. चाइना की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 14 से 15 बिलियन डॉलर की, ट्रिलियन डॉलर की आई मीन. ठीक है, तो ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ यूएस. इंडिया की इकोनॉमी हद मार के भी 3 ट्रिलियन डॉलर अभी हुई नहीं है, 3 ट्रिलियन डॉलर की, बट 3 का मान लेते हैं. तो हम उन चाइना से 5 गुना और अमेरिका से 7 से 8 गुना छोटे देश हैं इस वक्त. अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $5,500,000 है. इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2,000 से $2,500 है. कितने का फ़र्क हो गया? 20 गुना का, 20 गुना से भी ज़्यादा का, 22-23 गुना का फ़र्क हो गया. हम मेरी नज़र के हिसाब से अगले 100 साल में $55,000 अ ईयर की पर कैपिटा इनकम पे नहीं पहुंच पाएंगे, अगले 100 साल में भी. क्योंकि अगर हम उस पर पहुंचते हैं तो उसका मतलब है हमारी ऑलमोस्ट 80 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी. और मुझे नहीं लगती, आई मीन वो चीज़ अचीव करने के लिए हमें 80 से 100 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करनी होगी. और शायद पूरी दुनिया की इकोनॉमी भी 100 ट्रिलियन डॉलर की नहीं है इस वक्त.
तो काफ़ी, और वो ऑलमोस्ट वो इम्पॉसिबल है बेसिकली। तो हम शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे उस लेवल पे, पहली बात तो ये, ठीक है, एज ए कंट्री। अब क्यों क्यों नहीं पहुंच पाएंगे उस लेवल पे? देखो, अमेरिका की पेरीफेरी में कोई भी हॉस्टाइल कंट्री नहीं है जो आई मीन उसके साथ जो हॉस्टाइल हो। दो साइड पे समुंदर है, ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है, नॉर्थ में कनाडा है, साउथ में मैक्सिको है, दोनों ही छोटे छोटे बच्चे हैं उसके आगे, ठीक है, दोनों साइड पे अटलांटिक और पैसिफिक है। तो पहली बात तो वो इनॉर्मसली सिक्योर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ होती है उसको कहते हैं एरेबल लैंड। एरेबल लैंड का मतलब होता है जहाँ पे खेती हो सके। यूएस का टोटल साइज वैसे भी इंडिया से ऑलमोस्ट 4 गुना है, आबादी 1/4 है, यानी कि हर बंदे के पास, हम इंडिया से अगर कंपेयर करोगे तो इंडिया में जितनी, हर बंदे के पास जितनी ज़मीन है उसकी 16 गुना ज़्यादा ज़मीन वहाँ पे एक बंदे के पास है। 16 गुना ज़मीन, 23 गुना पैसा, 23 गुना इनकम, ठीक है, और 7 या 8 गुना बड़ी जायदाद या फिर बिजनेस, इसको ऐसे समझो। उसके बाद उनकी सोसाइटी जितनी भी फ्रेगमेंटेड लगती हो आज के टाइम पे, इंडिया से ज़्यादा फ्रेगमेंटेड नहीं है, ठीक है। उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे करप्शन का लेवल कम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड हुआ है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, नेवी कई गुना बड़ी, साइंटिफिक एडवांसमेंट कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम लोगों के जो लोग होते हैं, इंडियंस को अगर रिसर्च करनी होती है तो वो वहाँ जाने की सोचते हैं, सपना देखते हैं। एनवायरनमेंट उनका हमसे बहुत बेटर कंडीशन में है, उनकी वाटर सप्लाई हमसे बहुत बेटर कंडीशन में है, ठीक है। जो मैं एरेबल लैंड की बात कर रहा था, एरेबल लैंड दुनिया में सिर्फ एक कंट्री है, इंडिया साइज में 7वीं कंट्री है दुनिया की, बट एरेबल लैंड में दूसरी कंट्री है जहाँ पे खेती हो सके वैसी ज़मीन। हमसे ज़्यादा सिर्फ अमेरिका के पास है एरेबल लैंड। उनका जो मिसिसिपी रिवर का जो पूरा का पूरा, जो ग्रेट लेक से जो मिसिसिपी रिवर स्टार्ट होती है और साउथ गल्फ ऑफ मैक्सिको में जहाँ एंड होती है, वो जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, वो दुनिया की सबसे बड़ी एक मुश्त फर्टाइल ज़मीन है, और वो पूरी नदी, रिवर नेविगेबल है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल इजी है, एक सुपर हाईवे है उनके पास अवेलेबल। इसीलिए वो इतनी जल्दी 1700 से 1779 में वो आज़ाद हुए, और 79 या 76 में, और तब से विद इन 1800s और 1900 या विद इन 150 साल ऑलमोस्ट वो सुपर पावर बन गए, क्योंकि उनकी कंट्री में ऐसी फिजिकल सिचुएशंस हैं और इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने एंटरप्रेन्योरियल नेचर के लोग हैं जिन्होंने उसको पुश करके 150 साल में सुपर पावर बना दिया। और चाइना भी लग रहा है ये सिर्फ कि उसको सरपास कर जाएगा, अगर यूएस खुद से सेक्लूजन ना सिलेक्ट करके अंदर की तरफ ना चला, अपने शेल में ना चला जाए, ज़िंदगी में कभी, मैं यहाँ पे ये बात बोल रहा हूँ, कभी चाइना सरपास नहीं कर पाएगा उनको पावर में, कभी नहीं कर पाएगा, यूएसए को कभी नहीं कर पाएगा। फोर्सिबल फ्यूचर के लिए यूएसए से पावरफुल कंट्री कोई नहीं है दुनिया में, जस्ट बाय डेटा, अवेलेबल डेटा। कुछ अनहोनी चीज़ होनी पड़ेगी इस चीज़ का, जो मैं बोल रहा हूँ इसको पलटने के लिए। तो ये बात है, और इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि हम अभी बहुत पीछे हैं रेस में, और इसलिए हमें बहुत शांत रहना चाहिए। अब गया क्वेश्चन कि भाई क्या वो लोग कोशिश नहीं करेंगे जब हमारा राइज उनके लेवल पे अगर आना शुरू हो जाता है तो? ऑफ कोर्स करेंगे यार, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप बॉस हो, आपके नीचे का एजेंट आपको सरपास करने लग रहा है, ठीक है, कंपनी में करने लग रहा है दोस्तों, कैसे करता है यार, करने लग रहा है दोस्तों, तो आप होने दोगे? आप नहीं होने दोगे ना, आप तो ह्यूमन हो। तो भाई वो तो यूएस है, वो तो होने ही नहीं देगा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था। हाँ, ये था कि क्या सिचुएशन है, वो है सोचने वाली बात। बट एनीवेज बहुत लंबा मैंने बटर कर दी, बटर। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।